हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में जो हमारी 11th क्लास की जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है उसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो हमारा जो एक्सरसाइज का सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो है हमारा कि चूज द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर चुनना है और आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। कहता है कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है वो किस तरह की क्वांटिटी है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। तो देखो, स्टेट फंक्शन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। केवल और केवल किस पे डिपेंड करती हैं? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, और जो उन्होंने पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आज का जो हमारा तापमान है, अभी का तापमान मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बाद में ये कितना बन जाए क्या पता, 1 घंटे में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। तो ये जो तापमान चेंज हुआ है, शुरुआती स्टेज पे 20 डिग्री सेल्सियस है, बाद में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, तो ये क्यों हुआ है इससे उसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, किस पाथ के जरिए वो उस स्टेट पे पहुंचा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी जो स्टेट फंक्शंस होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन कि यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस। क्या ये हीट चेंजेस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है? यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये भी नहीं होगा भाई आपका, ठीक है। हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, कि जिसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देखो सेकंड में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि फॉर द प्रोसेस, आपके पास में प्रोसेस दी गई है, ठीक है, यहाँ पे फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। कहता है कि अगर कोई प्रोसेस चल रही है और एडियाबैटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही है तो करेक्ट कंडीशन कौन सी होगी भाई? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, एडियाबैटिक कंडीशन कौन सी होती है? ऐसी कंडीशन जब हीट, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जब कोई भी हीट एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो हीट की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। और क्यू किसका सिंबल होता है? हीट का सिंबल होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहता है कि द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। कहता है कि जो एंथैल्पीज यानी जो एनर्जीज की जो वैल्यू होती है एलिमेंट्स की, सभी एलिमेंट्स की, चाहे वो आपसे कह दे कि ग्रेफाइट की बताओ भाई, ग्रेफाइट है, या फिर आपसे कह दे कि कार्बन है, या फिर आपसे कह दे कि एल्यूमिनियम है, यानी कोई भी एलिमेंट, उसकी जो एंथैल्पीज की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर वो जीरो होती है भाई। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कितनी होती है? जीरो होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि आपको यहाँ पे डेल यू की वैल्यू दे रखी है, और डेल यू होता है हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन, आपको इसकी वैल्यू दी गई है कितनी? -x किलो जूल पर मोल। फिर कहता है द वैल्यू ऑफ डेल एच नॉट इज। तो वैल्यू ऑफ डेल एच नॉट क्या होगा? तो देखो, अभी आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। देखो, उसने क्या बताया, किसका कंबसन हो रहा है? मिथेन का कंबसन हो रहा है। तो मिथेन का कंबसन होने का मतलब है कि मिथेन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज जब जलती है तो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो यहाँ पे अगर मैं मिथेन को लिखूं तो मिथेन क्या हो रहा होगा? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और हमें मिलेगा CO2 प्लस में H2O, ये हमको मिलेगा। अब मुझे पता है मिथेन किस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन तो होता ही गैसियस फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि डेल यू की वैल्यू जो है एंथैल्पी ऑफ मतलब इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो तो डेल एक्स दे दी, मतलब उसने -x दे दी, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताओ। देखो, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, और डेल एच का हमारा फॉर्मूला होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगी, और दूसरी चीज हमें क्या दे दिया? डेल एन जी आर टी।
अब R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी सॉरी देखो, हाँ, तो R की वैल्यू होती है 8.314। R हमारा गैस कांस्टेंट होता है भाई, तो R की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमें जो भी दे दे वो 298 केल्विन हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन डेल Ng क्या है, तो डेल Ng होता है नंबर ऑफ मोल चेंज इन द रिएक्टेंट पार्टिकल, मतलब या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कितने चेंज हुए हैं पूरी रिएक्शन के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल चेंज कैसे निकालते हैं आप, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के नंबर घटा देते हैं, केवल गैसेस वाले। यहाँ पे देखो जी लिखा है ना, तो जी का मतलब होता है ओनली गैसेस वाले। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ मोल है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे क्या लगा है, मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में तो 1 हो गया। वाटर हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, तो 1 इसके हो गए। और रिएक्टेंट आप देखेंगे तो 1 तो मीथेन है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 2 ऑक्सीजन है। तो डेल एन जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई, डेल एन जी की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 = -2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल एन जी की जगह पे आप -2 पुट कर देंगे, तो हमारी डेल एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी हमारी डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, और डेल एन जी की जगह पे क्या आ जाएगा, -2, तो -2 RT। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि इस केस के लिए देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने हमसे क्या पूछा था कि डेल एच की वैल्यू बताओ कि इनमें से क्या होगी, क्या डेल यू के बराबर होगी, क्या डेल यू से छोटी होगी, या क्या डेल यू की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी डेल एच की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो इसके अंदर कि डेल एच की वैल्यू कितनी है, जब आप डेल यू में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब डेल यू की वैल्यू क्या है, बड़ी है ना। जब डेल यू की वैल्यू बड़ी है तभी तो इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, और वो इसके बराबर आ रहा है, तब आ रहा है उसके बराबर। तो इसका मतलब डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि डेल यू में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। जब आप कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं तब डेल एच के बराबर जा रहा है, इसका मतलब डेल यू की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल यू की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन, कहता है कि जो मीथेन है वो जब जलाया जा रहा है, यानी कंबसन यानी ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, तो उसकी एंथैल्पीज की वैल्यू दे रखी है। देखो कंबसन ऑफ मीथेन की वैल्यू दे रखी है उसने एंथैल्पी की -890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ग्रेफाइट की जो वैल्यू है उसने हमें दी है -393.5 किलो जूल पर मोल। और डाई हाइड्रोजन की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है -285.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी, कहता है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ CH4 का क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबसन की वैल्यू दे रखी है जो, तो कंबसन कैसे होगा मीथेन का वो हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे ऐसा होगा, मीथेन का फार्मूला होता है हमारे पास में CH4, और जब ये ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो ये हमें बना के देगा CO2 प्लस में H2O, ये हमें देगा बना के, है ना। तो इसके लिए उसने हमें वैल्यू दे रखी है -890.3 किलो जूल। नेक्स्ट हमें दे रहा है कि ग्रेफाइट का भी क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, और ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हमसे कहता है कि डाई हाइड्रोजन भी कंबसन हो रहा है। तो अगर डाई हाइड्रोजन का कंबसन होगा यानी ऑक्सीजन के साथ में होगा, यानी हम यहाँ पे हाफ ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बन सकता है ना। क्योंकि दो तो हम ले नहीं सकते, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते तो H2O2 बनता है, ऐसा नहीं होगा, तो हाफ ऑफ ऑक्सीजन हमें लेना पड़ेगा, इसलिए H2O हो रहा है। तो इन तीनों रिएक्शन के लिए हमें क्या दी गई है, एंथैल्पीज की वैल्यू दी गई है। देखो मीथेन के लिए 890 और माइनस में लगा हुआ है, ग्रेफाइट के लिए -393 और डाई हाइड्रोजन के लिए -285.8। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो अब इसने हमें ये तीनों वैल्यूज दे दी, तो मैंने इनके लिए अकॉर्डिंग तीनों रिएक्शन लिख दी है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, कि मीथेन जब आप बनेगा तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं, ठीक है। अब मैंने जब इनको तीनों को इक्वेशन मान लिया है, तो अब मैं इन तीनों में ऐसा क्या करूं कि जब मैं इनको जोड़ूं तो मीथेन बन जाए। तो कहां पे ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में हमें कार्बन दिख रहा है, और इक्वेशन नंबर 3 में हमें दिख रहा है डाईहाइड्रोजन दिख रहा है। तो क्यों ना अगर मैं कार्बन को और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को अगर मैं जोड़ देता हूं, तब जाके मेरा क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। यही हमारा फार्मूला है CH4 का। तो ये कैसे बनेगा, तो ये तब बनेगा भाई जब आप इक्वेशन नंबर 2 को तो एज इट इज जोड़ दें। तो इक्वेशन 2 किस वाली है, ग्रेफाइट वाली है, और ग्रेफाइट की वैल्यू है -393.5। तो इसे आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -393.5।
एज इट इज हो गया, ठीक है। इसे तो आपने जोड़ दिया किससे, अब 2 की आपने मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 3 से, तभी तो ये 2H2 बनेगा, है ना। तो 2 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 2H2। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन वाला केस है, तो डाई हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, -285.8। तो आप क्या करेंगे, प्लस में 2 इंटू -285.8 ये कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। और फर्दर जो इक्वेशन बची है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी जो आपने जोड़ा है इसमें से माइनस कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू। तो फर्स्ट वाली क्या है, कंबसन ऑफ मीथेन, यानी -890.3, -890.3, सॉरी 890.3। तो अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, देखो इन वाली वैल्यूज को जब आप जोड़ेंगे और वो करेंगे ना, ये इन वाली वैल्यूज को, तब जो हमारी टर्म आएगी वो क्या निकल के आएगी, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी -74.8 वैल्यू आ जाएगी, और जो कि किस में आएगी, हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस तरीके से आपने करना है, यानी जो आपसे पूछ रहा है ना एनर्जी जिसकी भी फॉर्मेशन की, उन्हें तो आपने जोड़ देना है, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है ना उसे आपने माइनस कर देना है। तो मुझे दिखाई दिया कि इक्वेशन नंबर सेकंड वाले में तो कार्बन था, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। इक्वेशन नंबर थर्ड वाले में हाइड्रोजन था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके वो मीथेन बनेगा, है ना। तो मैंने इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी और इसमें साथ में जोड़ दिया, और फिर माइनस में क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 वाली को मैंने माइनस कर दिया, यानी 890 को मैंने माइनस कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई -74.8। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक रिएक्शन है A प्लस बी, और ये कन्वर्ट हो रही है C प्लस डी प्लस क्यू में, ठीक है, इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। कहता है इसमें क्या है, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है, यानी जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू है ना, देखो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं S से, और डेल्टा बताता है चेंज को, तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कह रहा है ये कि ये पॉजिटिव में है। इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है। तो अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। द रिएक्शन विल बी, तो ये बताओ कि रिएक्शन कैसी होगी। तो हमने बताया ना कि अगर डेल एस की वैल्यू हो तो रिएक्शन क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। अगर उसने कह दिया कि डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव में है तो रिएक्शन कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल हो सकता है भी, पॉसिबल हाई टेम्परेचर पे भी है भाई। पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, इस पे भी हो सकता है। नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, और पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो हमने क्या बताया कि अगर उसने कह दिया कि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, और वो हर टेम्परेचर के ऊपर क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4, यानी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इन ए प्रोसेस, आपके पास में एक प्रोसेस चल रही है, 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। कहता है जो हीट एब्जॉर्ब करी गई है ना सिस्टम के द्वारा वो है 701 जूल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है उसने, तो हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू के द्वारा, और कितनी वैल्यू एब्जॉर्ब करी है उसने, 701 जूल। तो ये हो गया हमारा 701 जूल, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब कर ली उसने, और एब्जॉर्ब करी है तो साइन लगेगा पॉजिटिव का, अगर वो रिलीज करता तो साइन लगता माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी काम कितना किया है, वर्क डन कितना हुआ है सिस्टम के द्वारा, बाय द सिस्टम, ठीक है, कितना हुआ है 394। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन जो हुआ है यानी W की वैल्यू वो आया है हमारा कितना, 394 जूल। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे साइन आप लगाएंगे माइनस का, क्योंकि बाय द सिस्टम आता है तो साइन माइनस का होता है, ऑन द सिस्टम होता है तो साइन प्लस का होता है, ठीक है। तो बाय द सिस्टम कह रहा है इसलिए हमने साइन माइनस का लगाना पड़ा। अब वो कहता है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। हमें ये बताओ कि इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल यू से, और इसका हमारा फॉर्मूला होता है Q प्लस डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी चेंज का। तो हमें किस किस की वैल्यू दी गई, देखो दोनों की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस आपने। तो Q की वैल्यू कितनी है 701, और वर्क डन की वैल्यू कितनी है -394। तो इसमें से माइनस कर दो भाई, देखो कितना आएगा, देखो 11 में से सॉरी हाँ 11 में से 4 गए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा होगा, फिर यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 9 गए 0 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा होगा, यहाँ पे 6 बचा होगा, तो 6 में से 3 गए 3,
ठीक है, ये हो गया। और ये वैल्यू किस में आई है, ये आई है प्लस में, तो प्लस 307 जूल, ये आ गई हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था 7th। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, हमें साइनामाइड की रिएक्शन दे रखी है NH2CN की। देखो ये लिख रखी है कि साइनामाइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बना रहा है। ठीक है, विद डाई ऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, और ये रिएक्शन चल रही है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, एंड इंटरनल एनर्जी चेंज वाज फाउंड टू बी दिस बाई -742.7 किलो जूल पर मोल। कहता है कि ये जो रिएक्शन चल रही है ना, इसके लिए उसने हमें इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल यू की वैल्यू दे दी -742, ठीक है, किलो जूल, 0.7 है भाई, सॉरी 0.7 किलो जूल पर मोल। ये उसने हमें वैल्यू दे दी है इंटरनल एनर्जी चेंज की एट 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हम देखें तो 298 केल्विन हो जाएगा। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, और हमसे पूछ रहा है कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या आएगी। तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई एंथैल्पी चेंज का। ठीक है, डेल एच डेल यू प्लस में डेल एन जी आर टी। अब यहाँ पे डेल यू की वैल्यू तो उसने हमें गिवन दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू भी हमें गिवन दे रखी है, आर और एन जी की वैल्यू क्या होती है। तो देखो आर होता है हमारा गैस कांस्टेंट, आर होता है हमारा गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारी वैल्यू होती है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर उसने हमें किलो जूल में दे रखी है इंटरनल एनर्जी, तो जाहिर सी बात है हमें रेट कांस्टेंट भी किस में बनाना पड़ेगा, किलो जूल में बनाना पड़ेगा। तो इसको किलो जूल में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8.314 मल्टीप्लाई में 10⁻³ क्योंकि डिवाइड में करेंगे 1000, 1000 होता है 10⁻3, ऊपर आएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, तो ये आ गया। तो ये बन गया हमारा किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू बन गई है हमारी किलो जूल के अंदर। फर्दर हमें किस चीज की जरूरत है, देखो आर की भी पता चल गई, डी टी की वैल्यू भी पता चल गई है, अब हमें डेल एन जी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डेल एन जी की वैल्यू है वो केवल किसके लिए निकलती है, गैसियस के लिए निकलती है। यानी कैसे निकालेंगे आप कि जितने प्रोडक्ट साइड गैसियस के मॉलिक्यूल हैं आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट साइड वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्शन के अंदर कौन कौन गैसियस मॉलिक्यूल है। तो एक आपको CO2 दिख रहा है, देखो CO2 हो गया, दूसरा आपको नाइट्रोजन भी गैसियस के अंदर दिख रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए आपके, तो 2 प्रोडक्ट साइड हो गए माइनस। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड कितने हैं। तो रिएक्टेंट साइड देखो NH2CN किसके अंदर है, गैसियस के अंदर। सॉरी भाई, यहाँ पे किस में दे रखा है, सॉलिड में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे उसने गैसियस में लिख रखा है, तो ये बुक में प्रिंटिंग मतलब गलत हो रखी है, यहाँ पे आप सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो सॉलिड कह रहा है और यहाँ पे उसने गैस बना दिया, तो ये गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप सॉलिड कर लेंगे। तो इधर देखो अब कितने हैं गैसियस मॉलिक्यूल, केवल ऑक्सीजन वाले बचते हैं। तो ऑक्सीजन वाले कितने हैं, 3/2 हैं, तो आप क्या करेंगे 2 - 3/2 कर देंगे। और जब 2 में से 3/2 घटाते हैं आप तो कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अब ये तो आ गया हमारा 1/2 किसकी, डेल एन जी की वैल्यू। अब हमारे पास में डेल एन जी की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है और डेल यू की वैल्यू भी है। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। देखो तो डेल एच आपका क्या बन जाएगा, डेल यू की वैल्यू कितनी है, तो ये है -742.7, ये हो गया। और फिर डेल एन जी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो प्लस 1/2 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा आर की वैल्यू, यानी 8.314 मल्टीप्लाई में 10⁻³ ये हो गया। और फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में टेम्परेचर है यानी 298 केल्विन टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं ना, देखो इधर वाली टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली आ जाती है भाई, एक सेकेंड, 742.7, ये आ जाएगी प्लस 1.239, ये हमारी वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो -742.7 में से 1.239 इसको घटा देंगे ना क्योंकि ये प्लस के अंदर है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -741.5 किलो जूल, इसके बराबर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो सिंपली आपने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था, जो वैल्यूज आपको दे रखी है वो वैल्यूज आपने निकाल लेनी थी। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट necessary to rise the temperature of 60 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि आपने नंबर ऑफ किलो जूल यानी आपने हीट एनर्जी की वैल्यू निकालनी है कि कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें एक सिस्टम, यानी सिस्टम क्या है 60 ग्राम एल्यूमिनियम है, ठीक है। हमें 60 ग्राम एल्यूमिनियम का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस पे अगर मुझे बढ़ाना है तो कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हमसे पूछ रहा है। यानी हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है क्यू की, ठीक है, क्योंकि हीट की वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे कि कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी 60 ग्राम एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। और हमें मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है एल्यूमिनियम की 24 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन वैल्यूज को, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे दी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी की हमको वैल्यू दी गई है 24 जूल पर मोल और पर केल्विन। ये तो हो गया मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू। और मैं आपको बता दूं कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो हीट कैपेसिटी वो एनर्जी होती है जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो एनर्जी होती है जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी सिस्टम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। जैसे मान के चलो कोई सिस्टम है उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और अगर मुझे 20 से 21 डिग्री सेल्सियस करना है तो मैंने कितना तापमान उसको दिया है, कितनी हीट उसको दी है, वो कहलाती है हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हो गया, हमें मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू उसने हमें दे दी है और हमसे पूछ रहा है हीट की वैल्यू। और मोलर हीट कैपेसिटी यानी हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है सी, हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सी के द्वारा। इसका फार्मूला होता है क्यू अपॉन में डेल टी, ये फार्मूला होता है इसका। तो अगर उसने हमसे क्यू की वैल्यू पूछी है तो फार्मूला क्या बनेगा, सी इंटू में डेल टी, ये इसका फार्मूला बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात क्या है, उसने हमसे पूछा है कि 60 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितनी हीट चाहिए होगी। तो 60 ग्राम एल्यूमिनियम को हम ग्राम के टर्म्स में तो ले नहीं सकते, हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे और हम जो मोल निकालेंगे उसकी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं हीट के लिए, यानी जो हमारी हीट की वैल्यू आएगी वो मैं उस मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरी टोटल हीट आ जाएगी कि भाई इतने हीट की जरूरत पड़ेगी उतने मोल को मैं क्या करने के लिए, मतलब टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है आपने यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। m क्या है, m है भाई मोल्स, m क्या है मोल्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है इस क्वेश्चन के लिए। c क्या है, हमारी हीट कैपेसिटी जो उसने हमें दे रखी है 24। डेल टी क्या है, डेल टी है टेम्परेचर में कितना चेंज है। तो टेम्परेचर में कितना चेंज है, देखो पहले 35 था बाद में कितना हो गया 55 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान में कितना चेंज आया, 55 डिग्री सेल्सियस घटा में 35 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान चेंज हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस कह लो या 20 केल्विन कह लो, बात बराबर ही है भाई। देखो अब मान के चलो कि अगर मैं जीरो डिग्री सेल्सियस लेके चलता तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है 273 केल्विन होता है ना। अब मैं अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो केल्विन भी तो एक ही केल्विन बढ़ेगा ना, जैसे 273 से 274 ही होगा ना, और 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा अगर मैं बढ़ाऊंगा तापमान। तो वही तो ये कह रहा है कि तापमान चाहे आप डिग्री सेल्सियस में बढ़ाएं चाहे आप केल्विन में बढ़ाएं सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज की वैल्यू कितनी होगी हमारी 20 हो गई और मोल्स हमने निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, भाई यहाँ पे लिख लेते हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। कैसे निकलेंगे, तो एल्यूमिनियम के मोल्स निकलेंगे भाई गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। तो गिवन मास हमें कितना दे रखा है, गिवन मास हमें दे रखा है 60 ग्राम। तो 60 डिवाइड में मोलर मास क्या होगा एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, मास होता है इसका 27, तो डिवाइड में हम 27 कर देंगे। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे 2.22 भाई, 2.22 मोल आ जाएंगे, ठीक है मोल 2.22 मोल। सॉरी भाई ये थोड़ा ऊपर चला गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ गए हमारे मोल्स आ गए 2.22 मोल आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये 2.22 मोल आ चुके हैं अब हमने क्या करनी है, इस मोल्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो Q वाले फॉर्मूले हम क्या कर देते हैं, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखो ये हमारा बन जाएगा Q इज इक्वल टू C कितना है 24 है, मल्टीप्लाई में तापमान कितना चेंज हुआ 20 चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई में मोलरिटी मोलल कितने कितने आए 2.22 आ गए 2.22। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट की वैल्यू आएगी लगभग 1065.6 जूल,
1065.6 जूल आ जाएगी। और अगर आपने किलो जूल करना है तो इसको डिवाइड में 1000 से कर देंगे, है ना, तो वो हमारी किलो जूल में आ जाएंगी। या फिर आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 1065.6 जूल। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स के 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज के। हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम उससे फर्दर आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।